हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आईएएस के 9 मई के जो करंट अफेयर्स थे, और कुछ देर बाद ही आपको वीडियो मिल जाएगी इनसाइट के जो 9 मई के करंट अफेयर्स थे। कुछ डिफरेंस है न्यूज़ में, तो मैं यही चाहूँगा कि दोनों की दोनों वीडियो देखना। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि विजन और इनसाइट के जो करंट अफेयर्स होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इनकी मंथली कंपाइलेशंस की क्या इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो यू आर डेफिनेटली नॉट इन टू द लिस्ट ऑफ द सीरियस एस्पिरेंट्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है छाबार पोर्ट हेल्प्स इंडिया एक्सटेंड एड टू अफगानिस्तान। देखो, कोविड-19 के क्राइसिस के अंदर क्या हो रहा है कि ना एक्सेस नहीं हो पा रहा है कंट्रीज़ का एक दूसरे के साथ। ये हमारा इंडिया है और ये ईरान है, ये अफ़गानिस्तान है। इंडिया ने ना एक यहाँ पर एक गल्फ़ ऑफ ओमान में यहाँ पर एक ये जो स्टार दिख रहा है ना आपको, एक छाबार पोर्ट बनाया था। एक एरिया यहाँ पर, वहाँ पर एक पोर्ट बनाया था ताकि इनको ईरान के थ्रू अफ़गानिस्तान का एक्सेस मिल सके। हालांकि एक्सेस तो यहाँ से भी मिल जाता था, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ता था। तो पाकिस्तान जो था ना बहुत बार दिक्कतें करता था। अब ये इंडिया को हेल्प करता है पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशियन रीजन में जाने में हेल्प कर देता है छाबार पोर्ट जो है। छाबार पोर्ट को डेवलप किया था इंडिया ने एक ट्रीपैट्राइट एग्रीमेंट के अंदर। ट्रीपैट्राइट मतलब 3 का एग्रीमेंट होता है, इंडिया का, ईरान का और अफगानिस्तान का। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है, ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान ने रिसेंटली अपनी करेंसी को अपडेट किया है। ईरान ने रिसेंटली एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च की थी। ईरान का रिसेंटली एक जो न्यूक्लियर डील था उसका कुछ सीन हुआ था। अफ़गानिस्तान की एक रिसेंटली तालिबान वाली एक डील हुई थी, ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये एशियन रीजन के अंदर हो रहा है। इंडिया के सारे नेबर्स भी हैं, तो ये पता होना चाहिए क्या हो रहा है आपको। तो अब इस रास्ते का फ़ायदा इंडिया कैसे यूज़ करेगा? इंडिया इस छाबार पोर्ट के थ्रू ईरान में और अफ़गानिस्तान में मेडिकल सपोर्ट भेजेगा, मेडिकल एड, ह्यूमैनिटेरियन मेडिकल सप्लाई भेजेगा। इंडिया ने वीट भी अफ़गानिस्तान को शिप किया है इसी छाबार के थ्रू, और अभी और ज़्यादा आइटम्स अफ़गानिस्तान में भेजने की सोच रहे हैं, जैसे कि टी हो गया, शुगर हो गया, छाबार पोर्ट के थ्रू। जब वीट की बात आ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड के अंदर जो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है वीट की, वो कौन सी है? चाइना, फिर इंडिया और फिर रशिया, एशियन कंट्रीज़। अगर हम वीट के साथ साथ अगर हम लोग बात कर लेते हैं, राइस की बात कर लेते हैं, तो राइस के अंदर जो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री उसमें फिर से चाइना, फिर से इंडिया सेकंड पे, और थर्ड नंबर के ऊपर आता है इंडोनेशिया। और अगर इंडियन स्टेट की बात करें तो राइस और वीट दोनों में ही यूपी टॉप पे आता है। ये आपको पता, सॉरी, वीट में यूपी टॉप पे आता है, लेकिन राइस के अंदर वेस्ट बंगाल आता है टॉप पे। वीट में यूपी टॉप पे आता है, ये आपको पता होने चाहिए। डेफिनेटली इनके क्वेश्चन कहीं ना कहीं से निकल के आ जाते हैं, और आप उसमें अगर एक छोटा सा बॉक्स बना के मेंस के आंसर में कॉर्नर में लिख दोगे तो आपको एक ब्राउनी पॉइंट तो मिल ही जाता है। फिर बात कर लेते हैं अब हम लोग की छाबार पोर्ट के इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, एक जो ट्रीपैट्राइट एग्रीमेंट में हुआ था, और ये इसका ऑपरेशन जो थे 2018 में स्टार्ट हो गए थे, यानी कि यहाँ से हमारा मूव करना सब स्टार्ट हो गया था। इंडिया ने एक रोड भी कनेक्ट किया था ज़रान से दिलाराम तक। ये देखो, ये ज़रान से दिलाराम तक अफ़गानिस्तान में ही, ताकि ये जो मूवमेंट है इसको फैसिलिटेट किया जाए गुड्स और सर्विसेज अफ़गानिस्तान के अंदर ईरान के बॉर्डर से। ये प्रोवाइड करता है कनेक्टिविटी विद यूरोप ऑल्सो। यहाँ से एक रास्ता जाता है, इधर से छाबार पोर्ट के थ्रू ही एक रास्ता जाता है जो कि यूरोप में चला जाता है, इधर से जाता है वो। और एक वो रास्ता है, उसका मेन रूट इधर से कहीं से ही गल्फ़ कंट्रीज़ के बीच में से, सही मैं ये जो बना रहा हूँ ये सही है, यहाँ पे यहीं से वो रास्ता जाता है। उसको बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि यूरोप के साथ कनेक्टिविटी देता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि छाबार पोर्ट के कारण इंडिया ने पाकिस्तान को बाईपास कर दिया, वरना पाकिस्तान जो था बार बार हमारे ब्लॉक कर देता था एड्स जो भी हम इस रीजन में भेजते थे। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ये भी बड़ी अच्छी न्यूज़ है, इसमें कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। कंट्री का जो फर्स्ट राउंड द क्लॉक सोलर पावर टेंडर है ना, वो 2.9 यूनिट पे क्लोज हो गया है। देखो हुआ क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है ना, उन्होंने एक टेंडर निकाला था, जो उनकी एक टेंडर और एजेंसी है जिसका नाम है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कि भैया हम लोग राउंड द क्लॉक, यानी कि 24/7 की बात करते हैं। राउंड द क्लॉक का मतलब था 24/7 हम लोग सोलर एनर्जी प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसके लिए हम टेंडर निकालना चाहते हैं। कुछ कंपनीज़ के उन्होंने टेंडर निकाला था, तो कौन सी कंपनी टेंडर लेना चाहेगी? अब हुआ क्या है कि एक कंपनी है जिसका नाम है रीन्यू पावर। रीन्यू पावर नाम की कंपनी है, RENEW पावर। इस कंपनी ने ये टेंडर खरीद लिया है। टेंडर ही बेचे जाते हैं इन चीज़ों के, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के टेंडर दिए जाते हैं, तो सोलर के लिए इस कंपनी ने टेंडर खरीद लिया। बाकी भी कुछ कंपनीज आई थी, जैसे ग्रीनको करके कंपनी आई थी, आयाना करके आई थी, HES रिन्यूएबल करके भी आई थी, लेकिन इसने रीन्यू पावर ने खरीद लिया। कितने पे खरीदा है? 2.9 किलोवाट पर आवर। ये किलोवाट पर आवर यूनिट होती है, इस यूनिट के 2.9 है ये।
इसके ऊपर इन्होंने ये टेंडर खरीद लिया। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो डेवलपर नेशन है वो एक हाइब्रिड प्लांट बनाएगा जिसमें विंड और हाइबर पावर होगी या फिर एनर्जी का स्टोरेज सिस्टम बनाएगा। देखो, सोलर पावर 24/7 अवेलेबल तो होती नहीं है, सोलर एनर्जी सॉरी, सन तो रात को दिखता नहीं है, सिर्फ दिन में कुछ घंटों के लिए होता है जहाँ पर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो इन लोगों को दिन में वो एनर्जी सारी जनरेट करके या तो कुछ एनर्जी के स्टोरेज सिस्टम बनाने पड़ेंगे जिसमें वो स्टोर करेंगे ताकि फिर वो 24/7 उसको सप्लाई कर सके। ये कॉन्सेप्ट है। अब उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी इस बात की कि भाई आप स्टोरेज सिस्टम कौन सा यूज़ करोगे, या तो आप बैटरी सिस्टम यूज़ कर लो या फिर आप पंप सिस्टम यूज़ कर लो, जो भी आपके पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी है। पहले MNRE ने एक प्रपोजल दिया था जिसमें स्कीम आई थी बंडलिंग रिन्यूएबल एनर्जी को थर्मल एनर्जी के साथ, जिसमें कि राउंड द क्लॉक सप्लाई दी जाए, यानी कि जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, प्लस में जो थर्मल एनर्जी होगी ना, दोनों के दोनों को मिला कर इन्होंने प्लान बनाया था कि भैया ऐसा कुछ दोनों को मिला के कुछ करो, कुछ टाइम तक थर्मल एनर्जी देते रहो इलेक्ट्रिसिटी, कुछ टाइम तक सोलर एनर्जी देते रहो ताकि 24/7 हमारी सप्लाई मेंटेन रहे। अच्छा, अब एक बात और करते हैं, ये जो प्राइस इन्होंने सेट किया है ना, ये हर साल 3% बढ़ता चलेगा अगले 15 सालों तक। इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया है बट ये न्यूज़ में है ऐसा। और ये जो रेट है ना, ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है थर्मल पावर का जो रेट होता है ना, उसके आसपास ही पड़ता है, इतना ही है वो भी कुछ। ठीक है, अब ये पावर जाएगी कहाँ पर मेजरली, ये जाएगी न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में और दादर एंड नागर हवेली में। इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, इसलिए न्यूज़ एनालिसिस का एक्सप्लेनेशन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाएगी और दादर एंड नागर हवेली में जाएगी, तो ये प्रीलिम्स के रिगार्डिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हो जाती है इसकी। ये जो प्रपोज स्कीम है ये प्रोवाइड करती है रिवर्स बंडलिंग, जहाँ पर हाई कॉस्ट थर्मल पावर को भी बंडल किया जाएगा चीप पर रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। इससे क्या होगी, ओवरऑल कॉस्ट जो है ना पावर सप्लाई की और यूटिलिटीज़ को बाई करने की, वो सारी की सारी काम हो जाएगी। पेनिट्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंप्रूव हो जाएगी। हम लोगों को जब पता चलेगा कि हम लोग की इतनी कैपेसिटी यूज़ हो ही रही है तो हम लोग और एफर्ट करेंगे उसको डेवलप करने के लिए। इंटरमिटेंसी इश्यूज़ होते हैं जैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, क्योंकि आपस में कुछ इश्यूज़ वगैरह हो जाते हैं जनरेशन सप्लाई के और राउंड द क्लॉक रिक्वायरमेंट मीट करने के, वो सब भी सॉल्व हो जाएंगे इससे। ये फैसिलिटेट करेगा रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन रिक्वायरमेंट फॉर द ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी का प्रमोशन करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ पर हम लोग आ जाते हैं, गवर्नमेंट ने रेज़ कर दी है बोरोइंग्स 12 लाख करोड़ की। सिंपल पहले समझो, गवर्नमेंट जो है उसके पास कुछ आता है रिवेन्यू, फिर वो कुछ करती है एक्सपेंडिचर यहाँ से यहाँ। कभी कभी इसके अंदर जो गैप होता है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस गैप को मतलब कि रिवेन्यू आता नहीं है लेकिन एक्सपेंडिचर हो रहा होता है, इसको हम लोग रेज़ करके पैसा बोरो करते हैं। पैसा किसके थ्रू बोरो करते हैं, गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं, ट्रेजरी के बिल्स होते हैं, उन सब के थ्रू। तो पहले जो 7.8 लाख करोड़ था बोरोइंग का टारगेट, अब उसको 12 लाख का टारगेट बना दिया गया है, इतना तो हम बोरो करेंगे। ये लोन लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा अपनी कैपिटल रसीट्स के ऊपर। ये तब लिया जाता है जब हमारे जो टैक्स रिवेन्यूज होते हैं कम हो जाते हैं। अब टैक्स रिवेन्यू तो कम हो ही गए हैं क्योंकि कोविड-19 का लॉकडाउन चल रहा है, ना इंडस्ट्री चल रही है, ना फैक्ट्री चल रही है, ना बिजनेस चल रहे हैं, ना गवर्नमेंट की रेलवेज चल रही है, ना ट्रांसपोर्ट चल रहा है, कुछ भी तो नहीं चल रहा है ना। फ्यूल कंजम्पशन तक भी 46% डाउन आ गई हमारी। तो पैसा आना बंद हो गया गवर्नमेंट के पास, लेकिन खर्चा तो पूरा हो रहा है क्योंकि पीपल आर कंज्यूमिंग फूड, पीपल आर लिविंग टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ। और कोविड-19 का तो कितना बड़ा बड़ा रिलीफ पैकेज जैसे हम लोगों ने एक 1.7 लाख करोड़ का रिलीफ पैक्चर रिलीज़ किया है, रिलीफ फंड रिलीज़ किया है। तो भैया खर्चा तो हो रहा है ना, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं आ रहा है। तो सरकार ने अपनी बोरोइंग्स को 12 लाख करोड़ तक इंक्रीज़ कर दिया फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए। पहले था ये 7.8 लाख करोड़। फिस्कल डेफिसिट जो है वो बहुत शार्पली शूटअप हो रहा है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब भी क्या होता है, वही गैप जो मैं बता रहा था ना, एक्सपेंडिचर में और रिवेन्यू में जो गैप ज़्यादा होता है उतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट होता है। जितना ये गैप कम होता है ना उतना फिस्कल डेफिसिट छोटा होता है, ये कम ही होना चाहिए हमारा। फिर एक हम थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ और देख लेते हैं। नीति आयोग की बात अगर हम करेंगे, नीति आयोग आपको पता है 2015 में बना था, प्लानिंग कमीशन को चेंज करके बनाया गया था। प्लानिंग कमीशन जो था हमारा वो टॉप बॉटम अप्रोच रखता था, नीति आयोग जो है वो बॉटम अप अप्रोच रखता है। और ये एक थिंक टैंक है कि ये सर्वेज करता है, रिजल्ट देता है, पॉलिसीज़ में सजेशंस देता है। बहुत अच्छी एक इंस्टीट्यूट है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मैं थोड़ा सा भूल गया था, हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके चेयरमैन जो होते हैं वो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर होते हैं, CEO हैं वो अमिताभ कांत जी हैं। तो इन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई है जो कि शुगर केन और शुगर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर एक रिपोर्ट बनाएगी। इस टास्क फोर्स को कंस्टिट्यूट किया गया था 2018 में, क्या ढूंढने के लिए कि भाई कुछ सॉल्यूशंस निकालो जो कि शुगर इंडस्ट्रीज़ को फेस कर रही है, जो उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस लेके आओ।
और इनकी जो डिपेंडेंस है स्टेट के असिस्टेंस के ऊपर उसको एनकरेज करो, फार्म डाइवर्सिफिकेशन करो, इनका जो वाटर रिसोर्सेज के ऊपर जो एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ सॉल्यूशन लेके आओ। तो पहले तो कुछ रिकमेंडेशंस आए थे इनके कि फाइनेंस को कैसे इंप्रूव किया जाए। उन्होंने कहा कि जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है ना उसको 31 रुपये से 33 रुपये पर केजी कर दो। ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि एक सेस लगा दो 50 रुपये का प्रति क्विंटल के ऊपर कुछ टाइम। देखो सेस क्या होता है, सेस होता है शॉर्ट टर्म के लिए टैक्स। एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने एक टॉय खरीदा, 100 रुपीज़ का आपने टॉय खरीदा, इसके ऊपर जीएसटी लग गया मान लो 12% का, तो ये 112 रुपये का हो गया। अभी जीएसटी तो टॉय के ऊपर लगना ही लगना है, ठीक है। सेस क्या होता है, सेस गवर्नमेंट लगाती है शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे कि 1 साल के लिए एक प्रोडक्ट के ऊपर लगा दिया। तो मान लो अगर वो 1% लगाया तो यानी कि 11.2 का 1% कितना हो गया, 1.12 रुपीज़। और तो यानी कि 13 रुपये और 12 पैसे का सामान, 113 रुपये 12 पैसे का सामान बिकेगा। तो यानी कि इसके ऊपर एक छोटा सा टैक्स और लग जाता है। लेकिन ये जो टैक्स हो नहीं परमानेंट नहीं रहता, ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए लगाया था, 6 महीने के लिए लगा दिया, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए लगा दिया। तो कुछ रिवेन्यू जनरेट हो जाता है किसी स्कीम के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, फिर इसको बंद कर देते हैं। वो इन्होंने बोला कि एक सेस लगाओ 50 रुपये प्रति क्विंटल का। अब देखो 33 रुपये की केजी की अगर प्राइस कर रहे हैं तो क्विंटल मतलब 100 केजी, तो यानी कि 33 × 100 यानी कि 3300 रुपीज़ पर क्विंटल हो जाएगा। इस पर 50 रुपये और ऐड कर दो तो पर क्विंटल कितना प्राइस हो जाएगा, 3350। 100 केजीज़ का पहले कितना था, 3300। 50 रुपये का सेस लगा दो तो इससे क्या होगा, कुछ बर्डन वगैरह कम हो जाएगा। इन्होंने कहा कि रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला निकालो जिसकी प्राइस स्टेबलाइजेशन फ़ंड के लिए। प्राइस स्टेबलाइजेशन फ़ंड क्या होता है, देखो जैसे हम लोगों ने कल बात की थी एनवायरनमेंट रिलीफ फंड। जब भी कोई ये केमिकल डिजास्टर वगैरह टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, एनवायरनमेंट को कोई हार्म होता है तो कुछ कंपेंसेशन पे करना पड़ता है ह्यूमन बींग्स को, जो भी वहाँ पे इफ़ेक्ट होते हैं, जो भी अफेक्टेड होते हैं उन सबको। तो उसके लिए कुछ फ़ंड चाहिए होता है। तो कभी जैसे कंपनी ने दे दिया, एलजी वाली ने, जिसका जो सीन हुआ है वाइजैक में, मान लो नहीं दिया तो उसको कलेक्टर क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट रिलीफ फंड में से कुछ पैसा निकाल के दे देते हैं। ऐसे ही मार्केट के अंदर एक होता है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, यानी कि अगर पैसा कम पड़ रहा होता है मार्केटिंग वगैरह के अंदर तो इस फंड से निकाल के ऐड कर दिया जाता है। मार्केट में ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वहाँ से लेकर के इसमें वापस ऐड कर दिया जाता है। काइंड ऑफ रेगुलेटिंग फंड होता है ये। तो इससे क्या होता है कि एक फेयर और रेम्यूनरेटिव प्राइस बन जाता है, ठीक है। रेम्यूनरेटिव फेयर तो आपको पता ही होगा, रेम्यूनरेटिव का मतलब होता है एक लाभदायक, इसका हिंदी में शब्द का मतलब होता है आरामदायक, लाभदायक। पहले इसी रंगराजन कमेटी जो थी उन्होंने रिकमेंड किया था कि देखो भैया एक शेयरिंग जो है ना रेवेन्यू की, वो फार्मर और मिल वाले जितने होते हैं उनमें इक्वली होनी चाहिए। करंटली क्या चल रहा है, करंटली एक ड्यूअल मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है जिसमें सेंटर की रिकमेंडेशन होती है एग्रीकल्चर कॉस्ट के ऊपर और स्टेट्स की भी एडवाइस प्राइसेस होते हैं, जो कि जनरली हमारा जो एक फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस होता है ना जो होना चाहिए उससे बहुत ऊपर होता है। फिर उन्होंने बोला कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या करो, 6000 पर हेक्टर ना एक प्राइस दे दो फार्मर को। किस लिए दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। देखो शुगर केन की जो क्रॉप होती है ना वो बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करती है ये। तो जिस एरिया में शुगर केन होते हैं वहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी आ जाती है, स्पेशली जो अंडरग्राउंड वाटर होता है। अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो होता है धीरे धीरे नीचे जाने लग जाता है। तो गवर्नमेंट ने प्रमोट किया कि आप शुगर केन से थोड़ा शिफ्ट करो, लोकेशन शिफ्ट करो। और आपने उन्होंने ये भी कहा कि 85% पर ही ग्रो करो, आप 15% को खाली छोड़ो। अगर आप अपने शुगर केन वाले फील्ड को शुगर केन ना ग्रो नहीं करते हो ना और कोई क्रॉप चेंज करते हो तो गवर्नमेंट आपको 6000 रुपीज़ देगी पर हेक्टेयर। ये उन्होंने फार्मूला सजेस्ट किया था। शुगर केन की अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड में आप लोग जान लो इंडिया टॉप पे आता है, फिर आता है ब्राज़ील और फिर आता है हमारा यूरोपियन यूनियन। यूरोप की यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर्स हैं, शुगर प्रोड्यूसर्स। इंडिया जो है ना 2018 में ही टॉप पे है, उससे पहले 16 साल तक ब्राज़ील था टॉप पे। और इंडिया के स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो फिर हमारा यूपी है ही है शुगर केन के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलते हैं। देखो इस न्यूज़ में कुछ ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत आइडिया बताऊँगा कि ये आपको मेंस में नोट डाउन करने की चीज़ है डायरेक्ट। इसमें कुछ ऐसा है नहीं अंदर, प्योर फैक्ट लिखे हुए हैं, आपको टाइटल के साथ नोट डाउन करने पड़े। अगर मेंस में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि लेबर लॉज में क्या रिलैक्सेशन किए जा सकते हैं एक पैंडमिक के दौरान, तो इकॉनमी को फिलिप करने के लिए, फिलिप टू द इकॉनमी का मतलब होता है प्रोत्साहन देने के लिए इकॉनमी को और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए स्टेट ने और सेंटर ने जो लेबर के लॉज होते हैं उनमें थोड़ी सी छूट दे दी है। ये लॉज जो हैं वो रिलैक्स कर दिए गए हैं, जिसमें कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की बात की गई है, हेल्थ और वर्किंग की, कंडीशन वर्किंग की, यूनियन की, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की, माइग्रेंट लेबर की। तो कुछ कुछ छूट दे दी गई है गवर्नमेंट ने। तो एक दो मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जो लेबर लॉज है ना इंडिया में ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। जब हम लिस्ट की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए किस लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट्स आते हैं। पहली बात तो सारी की सारी जो लिस्ट हैं वो 7th शेड्यूल के अंदर आती हैं। ये आपको
ज़बानी रटा होना चाहिए। ठीक है, 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं हमारे 97 सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं हमारे 66 सब्जेक्ट्स, कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं हमारे 47 सब्जेक्ट्स। इसकी पीडीएफ आपको गूगल पे डायरेक्ट लिखो सब्जेक्ट्स इन ऑल लिस्ट और एक MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, उसमें आप एक बार रीड कर लो। याद नहीं होना चाहिए आपको ये, बट यू शुड डेफिनेटली गो थ्रू इट वंस। आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा जिसके ऊपर यूनियन लॉ बनाता है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा जिस पे स्टेट लॉ बनाता है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा जिस पे दोनों मिलकर लॉज बना सकते हैं। जैसे एजुकेशन हो गया, वो कंकरेंट में आता है, स्टेट भी लॉ बनाता है, उसके ऊपर एक सेंट्रल CBSE बोर्ड भी होता है, फिर हर स्टेट का अपना इंडिविजुअल बोर्ड भी होता है। उसी तरीके से जो हमारे लेबर होते हैं ना, वो भी कंकरेंट लिस्ट में आता है, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बनाते हैं। इंडिया के अंदर 45 सेंटर के लॉज हैं और 200 स्टेट वाले लॉज हैं। इनके अंदर जो स्टेट सेंटर के जो लॉज हैं ना, वो बेसिकली 4 कैटेगरीज में हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। तो कुछ एग्जांपल इन्होंने दिए, जैसे मध्य प्रदेश ने, यूपी ने और गुजरात ने क्या किस किस एक्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं। जैसे कि नो रजिस्ट्रेशन फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स विद 50 लेबर्स। पहले क्या होता था कि कितने भी लेबर लेके आओगे आपको रजिस्ट्रेशन सबका करना पड़ेगा, लेकिन कोई लेबर वगैरह आया है तो अगर 50 तक के उसके वर्कर्स हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस काम स्टार्ट करो। एस्टेब्लिशमेंट अप टू 100 वर्कर्स कैन हायर अकॉर्डिंग टू द नीड्स। और नो फैक्ट्री का इंस्पेक्शन फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ तक फैक्ट्री का इंस्पेक्शन नहीं होगा। जो शिफ्ट आवर्स थे वो 8 घंटे से 12 घंटे बढ़ा दिए। ये सब इन्होंने कुछ लॉज में चेंजेस किए, ये आपको खुद बस नोट डाउन करना है, इसको सेव करके रख लो एग्जाम्पल देना हो तो। फिर इंडिया जो इनकॉर्पोरेशन है वो तो बहुत खुश हो गया, उन्होंने कहा कि ठीक है, इस कारण हम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, हम लोग काम वाम ढंग से कर पाएंगे। लेकिन जो लेबर यूनियन सब थोड़े नाराज़ हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई सेंटर ने जो स्टेट्स को जो इतना सारा चेंजेस करने की परमिशन दे दी, उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे जो डेट्रीमेंटल, दिस वुड बी डेट्रीमेंटल टू दी वर्कर्स। डेट्रीमेंटल मतलब नुकसानदायक होगा वर्कर्स के लिए, ताकि क्योंकि एम्प्लॉयर्स को फ्री हैंड मिल जाएगा लेबर के ऊपर काम करने के लिए। तो ये है न्यूज़ में। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं ऑल्सो इन न्यूज़ के बारे में। मैं ना एक 2-3 महीने बाद ना जितने भी ऑल्सो न्यूज़ होते हैं ना, इन सब का कलेक्शन करके मैं एक वीडियो रिविजन वाले डाल दूँगा कि पिछले कुछ मंथ्स में क्या क्या चीज़ें आई थी, क्योंकि इनके तो डायरेक्ट प्रीलिम्स क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। मैं इनकी वीडियो आपको बना के डाल दूँगा ऐसे। पहली न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया कोविड का एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया है वर्ल्ड बैंक ने और AIIB ने, जो कि अमाउंट है $1.5 बिलियन, जो कि जिसमें कि 1 बिलियन जो है वर्ल्ड बैंक देगा और 500 मिलियन जो है AIIB देगा। इसमें सारे के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के जो इन्फेक्टेड पीपल हैं, जो रिस्क पॉपुलेशन है, जो मेडिकल पर्सनल हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, मेडिकल और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है, वहाँ पर ये सबको यूज़ किया जाएगा। ये एक पहला हेल्थ सपोर्ट सेक्टर सपोर्ट है बीजिंग के जो AIIB का जो बैंक है उसकी तरफ से। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा इंडिया के अंदर? नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ एंड कंट्रोल, ICMR, जो कि सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो हैं वो इसके इंचार्ज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फिर एक गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स आया है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने क्रिएट किया है। इन्होंने बेसिकली ये बताया कि कौन से देश की गवर्नमेंट कितनी स्ट्रिक्ट है लॉकडाउन वगैरह इम्प्लीमेंट करने में, तो इम्पोज करने में लॉकडाउन वगैरह। तो इसने जो कंपोजिट मेजर है ना, इसमें 9 इंडिकेटर्स थे। इसमें स्कूल्स को बंद करना, वर्क प्लेसेस को बंद करना, ट्रैवल पे बैन करना, रीस्केल करना, और ये जो वैल्यूज़ है 0 से 100 तक है। 100 का जिसमें आपको 100 पॉइंट मिले मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लॉकडाउन मेजर है। और इंडिया ने जो इस लॉकडाउन की स्टार्टिंग की थी ना, वो बहुत ही अर्ली पॉइंट पे कर ली थी, जो कर्व आने के बहुत पहले कर ली थी। इसलिए इंडिया के अंदर अभी हमारे केसेज जो अराउंड 60,000 ज़रूर हो गए हैं, लेकिन हमारे डेथ सिर्फ 1,000 के आसपास हुई हैं। तो इसका रीज़न ये कि हम लोगों ने बहुत अर्ली लॉकडाउन को लगा लिया था, वरना इंडिया वुड हैव बीन द कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेज एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स, बट हम लोगों ने इसको बहुत स्मार्टली एनकाउंटर कर लिया। फिर आता है लिंक रोड टू कैलाश मानसरोवर। डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है एक लिंक रोड, जो कि दारचूला उत्तराखंड में से लेके लिपू लेक, जो कि चाइना बॉर्डर पे है, जिसको हम लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट भी बोलते हैं। इससे जो यात्रा का जो टाइम है ना, वो 1 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि पहले 2 से 3 सप्ताह में कंप्लीट हुआ करता। माउंट कैलाश जो है वो हमारे ट्रांस हिमालयाज़ का पार्ट है। गैंगडाइज नेचन टंगला रेंज जो है तिब्बत की, उस वहाँ पर इसको इस नाम से बोला जाता है रीजन की, चाइना में। ये मानसरोवर और रक्षतल लेक के पास लोकेटेड है। बाकी जो एग्जिस्टिंग रूट्स थे वो सिक्किम के थ्रू जाते थे, नेपाल के थ्रू जाते थे, और एक और भी रूट था उत्तराखंड का।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। रविंद्रनाथ टैगोर को आप लोग सब जानते हैं, उनको गुरुदेव का टाइटल मिला हुआ था। ही वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर एंड लीडर ऑफ ब्रह्मो समाज। ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में 1913 में, और वो इंडिया फर्स्ट नॉन यूरोपियन मतलब एशिया में भी पहले थे और यूरोप के अलावा पहले फर्स्ट पर्सन थे। 1913 वॉज लाइक 1919 में हमारा जलियांवाला बाग का केस हुआ था, कितने सालों पहले, मोर देन 100 ईयर्स। उन्होंने अपना नाइटहुड रिनाउंस कर दिया था जलियांवाला बाग के मैसेकर के बाद। उन्होंने इंडिया का और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है जनगण मन और अमार शोनार बांग्ला वो कंपोज किया था। 1980 में उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी को भी एस्टेब्लिश किया था शांति निकेतन में। अब हम बात कर लेते हैं मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस। देखो इसका नाम पहले मनोहर पारिकर नहीं था, ये 1965 से बना हुआ इंस्टीट्यूट है। इसको अभी फरवरी रिसेंटली फेब 2020 के अंदर इसका नाम चेंज करके मनोहर पारिकर इसके नाम के आगे लगाया गया है। मनोहर पारिकर जी हमारे एक फॉर्मर सीएम ऑफ गुजरात, फॉर्मर सीएम ऑफ गोवा प्लस हमारे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। तो डिफेंस से कनेक्टेड थे, इन्हीं के टाइम पर सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह चीज़ें हुई थी, तो इनके नाम पर इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया है। मनोहर पारिकर जी काफ़ी पॉपुलर मिनिस्टर रहे थे बीजेपी की साइड से, और वो IITian थे। ही वेंट टू डिड हिज बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे। ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट मिनिस्टर। इसको एस्टेब्लिश किया था 1965 के अंदर, और ये एक ऑटोनमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको फंड करती है। इसका मेजर जो टॉप काम होता है पॉलिसी मेकिंग होता है, इंटरनेशनल रिलेशन की, डिफेंस से रिलेटेड सारी जो भी होती है डिफेंस और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट। लास्ट हम की बात करते हैं न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव NMITLI स्कीम। जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है ना, उन्होंने एक निमिटल प्रोग्राम के थ्रू अप्रूव किया कि मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट डेवलप किया जाए जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं जो कि SARS-CoV-2 को पेशेंट्स में। बेसिकली एक रिसर्च डोमेन की एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एफर्ट होता है। ये NIMTLI पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, रिसर्च डोमेन का है, CSIR के थ्रू ये एक अप्रूवल मिला है इसको। ये क्या करेगा, बिल्ड कैप्चर और रिटेन करेगा इंडिया का लीडरशिप पोजीशन, सिनर्जाइज करेगा बेस्ट कॉम्पिटिटिव पब्लिसिटी ऑफ फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिया एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट। ज़्यादा डेप्थ में नहीं है इसके बारे में, लेकिन ये पॉइंट रीड करने बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट्स इट, फिनिश करते हैं, बाय बाय।